हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ मिशन एकेडमी। तो आज के सेशन में, अभी के सीरीज में हम लोग 10th स्कूल बोर्ड की एग्ज़ाम जो होगी, अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो बेनिफिशियल सेशंस है वो अभी हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सेशन जो है ये ऑनलाइन फॉर्म में भी और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये सेशन जो है ये कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में से, 10th एनसीईआरटी में से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक में जो सब टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इन टॉपिक का रिलेवेंस आगे जाके जो आप एग्जाम्स दोगे 11th 12th में, अगर कोई नीट की एग्जाम अपियर होने वाला है उसके लिए जो बायोलॉजी सेगमेंट है उसके लिए ये टॉपिक्स इलैबोरेशन में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं कि कैसे लाइफ प्रोसेसेस को जो है हमें स्टडी करना है और क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस जो है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टडी पर्पस से, हमारी 10th की बोर्ड की एग्जाम के पर्पस से। तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? तो इसमें आप देखिए मैंने कुछ इसमें टॉपिक्स जो है जो आपके सिलेबस से है, जो आपके उस टॉपिक में डिस्कस किए हैं, वही टॉपिक्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो आप बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? राइट, नॉर्मली ये टर्म हमें पता होती है, लेकिन उसको अगर हमें बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, मतलब एक डेफिनेशन वाइज अगर हमें अरेंज करना है तो हम कैसे कहेंगे? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन में क्या आता है? न्यूट्रिशन में आता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि द वेरियस इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, राइट, इन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। बराबर। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स ये कहां से आता है? ये आते हैं फूड मटेरियल से। बराबर, फूड मटेरियल से आता है। तो न्यूट्रिशन में फूड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये हम अभी आगे जाके इलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन, जो आपको दिखाई दे रहा है लाइफ प्रोसेस का दूसरा सेगमेंट। रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन को जाना है कोरोना पैंडेमिक में, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस थी वही प्रोसेस पे इंपैक्ट हो रहा था, वही प्रोसेस पे कोरोना वायरस जो है वो अफेक्ट कर रहा था। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यही चीज हमें डिटेल में पढ़नी है लाइफ प्रोसेस में। तीसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहां पे जैसे हमारा नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, कैसा कि जहां पे हम रोड पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एयरवे से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वैसे ही ये वाला ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यहां पे आपको इस पिक्चर में हार्ट नजर आ रहा है। तो हार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें होता है हार्ट का, क्योंकि हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड से एक्सक्रीशन, क्योंकि जो भी चीजें राइट बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस में हो रही है उसमें लास्ट वाली लाइफ प्रोसेस जो है, क्योंकि देखिए हमें पता है राइट एंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए लास्ट की प्रोसेस होती है लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन, और वो भी बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बने उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी बाहर फेंकती है, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो अल्टीमेटली ये जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं ये सारे लाइफ प्रोसेसेस के कंपोनेंट है। तो भाई हमने लाइफ प्रोसेस के कंपोनेंट मैंने आपको बताया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेसेस को हम कैसे डिफाइन करें? लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मूवमेंट। और मूवमेंट जो है ये आपको अलग अलग तरीकों से मूवमेंट आपको नजर आएंगी, जहां पे मसल्स का रोल होता है। मूवमेंट में रनिंग, राइट, रनिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट है। दूसरी है शाउटिंग, चिल्लाना। तीसरी मूवमेंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब बात करना। इन तीनों मूवमेंट में आप देखोगे मसल्स का रोल है, और ये तीनों मूवमेंट जो है ये लाइफ प्रोसेसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लाइफ प्रोसेसेस में ये एनिमल्स नजर आ रहे हैं, प्लांट्स जो है उसे भी हम लाइफ प्रोसेसेस में कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हाँ भाई बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। तो उसमें कौन सी मूवमेंट है? तो उसमें मूवमेंट नहीं, उसमें ध्यान जो दिया जाता है वो दिया जाता है उसके स्ट्रक्चर पे। ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है लीव्स में,
वो आपको लाइफ, प्लांट ऑफ लाइफ इज इंडिकेटेड बाय दिस ग्रीन कलर। जहां पे आपको ग्रीन कलर, देखिए जब हम हरियाली होती है राइट प्लांट्स में, पेड़ों में, तो हमें लगता है एकदम ऐसे लाइफ, जीवित होने का जो एहसास है वो हमें लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट का जो इंडिकेटर है, लाइफ का इंडिकेटर ही वही है ग्रीन कलर। तो इसीलिए ग्रीन लीव्स जो है वो प्लांट में भी लाइफ होने का एहसास देते हैं, तो वही बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। तो अब ये सारे इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो एक चीज हमारे मन में आ रही है भाई कि लाइफ प्रोसेसेस में सबसे प्रोमिनेंट बात आ रही है मूवमेंट की। वो एनिमल्स में भी आ रहा है मूवमेंट और प्लांट्स में भी उस चीज को कंसिडर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कलर ऑफ लीव्स। तो अल्टीमेटली लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? तो लाइफ प्रोसेस इज मींस व्हाट? ऑल दिस जॉब, ये पूरे जॉब मतलब जो भी मूवमेंट हो रही है, जैसे मैंने पहले आपको बताया रनिंग में, राइट, रनिंग में अगर आप देखते हो तो जैसे ये एक एनिमल है जो भाग रहा है, इसमें आपको ये जो मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट नजर आ रही, तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है, बराबर, बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है और ये सारे पार्ट ने कलेक्टिवली काम करना चाहिए, इन सारे पार्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए और ये पूरे मेंटेनेंस जॉब को, कलेक्टिव वर्क को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस मींस व्हाट? व्हेन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क्स टुगेदर फॉर दिस मेंटेनेंस जॉब, इट इज समथिंग द लाइफ प्रोसेसेस, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। यस, तो अभी इन लाइफ प्रोसेसेस का डिटेल में जैसे हमने देखा, सबसे पहली वाली लाइफ प्रोसेस जो है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, बराबर, न्यूट्रिशन में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था आपको न्यूट्रिएंट के बारे में। तो न्यूट्रिशन में, ये न्यूट्रिशन बॉडी में क्यों हो रहा है? पहली तो मूवमेंट लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन एग्जैक्टली बॉडी को इसकी क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? तो उसका मेन रीजन है एनर्जी। अगर बॉडी में एनर्जी बनानी है तो न्यूट्रिशन लगेगा, और एनर्जी जो है बॉडी में, ये एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी जहां से आती है, मतलब हम जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एनर्जी लेते हैं उसे हम कहते हैं फूड। तो एनर्जी कम्स आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड द बॉडी, राइट, थ्रू द फूड। ये फूड जो है इससे ये एनर्जी आती है। इसीलिए मैंने न्यूट्रिएंट्स में ये डिफरेंट कंपोनेंट का नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। तो जैसे हम जो खाते हैं चीजें, जैसे अगर हम पल्सेस खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन्स आते हैं, बराबर, हम अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, राइस में से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, यस, ऑयली फूड खाते हैं तो उसमें से कोलेस्ट्रॉल, फैट्स आते हैं। तो अल्टीमेटली फूड जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और वहीं से न्यूट्रिशन हमें मिलता है। तो एग्जैक्टली अगर न्यूट्रिशन को बायोलॉजिकल, मतलब आपके एनसीईआरटी में जो डिफाइन किया गया है वो कैसे किया गया है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट, आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, ऑफ द इनसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से और बॉडी के अंदर तक जो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना है तो सिंपल बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड से आता है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन हैव द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेज। अब ये हमें पता है, ऐसा नहीं है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमें बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर डिफाइन करना हो तो हमें इस प्रॉपर वे से उसको डिफाइन करना होगा कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम outside of the body to inside of the organism, that is something the nutrition. How do living things get their food? अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। मैंने जैसे अभी बताया कि लिविंग थिंग्स को, ये तो हमें, मैंने आपको बताया रेडीमेड वाला कि हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, राइट, हमें पल्सेस मिल रही है, बराबर, ये प्लांट्स है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से। बट एग्जैक्टली हमें जो सोर्सेस है, एनर्जी जहां से मिलती है, उसको बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है जिसे कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। अभी यहां पे देखिए टर्म ऑटो मतलब एटोमेटिक, जहां पे किसी का रोल नहीं है, बराबर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, राइट, जो खुद का फूड एटोमेटिक मतलब खुद से ही बनाते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज द फूड एट देयर ओन,
राइट, बिकॉज दे डू नॉट नीड एनीबडीज हेल्प, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो फूड बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जिसे हम वाटर कहते हैं जो इजीली अवेलेबल है नेचर में, उसका इस्तेमाल करके ये फूड बनाते हैं। तो इसमें कौन से प्रोमिनेंटली एग्जाम्पल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको, प्लांट्स, ऑटोट्रॉप आया मतलब प्लांट्स, एंड दूसरी कैटेगरी आती है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी है जो ऑटोट्रॉपिक वे से हमारा उनका फूड बनाते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की। अभी दूसरी जो कैटेगरी आपको नजर आ रही ये है हेटेरोट्रॉप्स। अभी हेटेरो मतलब दूसरे पे, अदर्स, राइट, डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, the organism, right, which depends on the other organism for the food, they are known as heterotrophs. अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई ये डिपेंडेंट नहीं है फिर ये क्यों है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इनमें एक प्रॉपर एक सिस्टम बनी हुई है बॉडी में, वो सिस्टम इस पर्टिकुलर बाहर के फूड को डाइजेस्ट कर सकती है। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो हम खाते हैं उसको तोड़ के उससे सिंपल मॉलिक्यूल बना सकती है, और वो सिंपल मॉलिक्यूल थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एडॉप्टेशन है, ये एक बॉडी में जो है ये नए तरीके से बना हुआ एक पार्ट है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये एक अलग से सिस्टम बॉडी में बनी हुई होती है, और इसीलिए हेटेरोट्रॉप जो है ये आराम से दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, दूसरा फूड वो जो है उसे कंज्यूम करके उसे डाइजेस्ट। अभी डाइजेशन ये टर्म हम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन डाइजेशन का एक्चुअली बायोलॉजिकल वे में अगर हमें उसको एक्सप्लेन करना है या हमें उसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस। बट अभी देखिए कोई भी कन्वर्जन अगर हो रहा है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कन्वर्जन मतलब क्या, चेंज, कोई भी चेंज अगर आपको करना है, जैसे अभी आप 10th में हो, अभी 10th में आप एग्जाम दोगे, अगर आपको चेंज चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या चेंज चाहिए आपको कि मुझे 90+ मार्क्स 10th के बोर्ड में लाने हैं CBSE में, तो ये चेंज आपको चाहिए, बट उसके लिए आपको किसी ना किसी का सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। यूज किसका होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, आपके मेंटोर्स का होगा, आपके कोचिंग का होगा, आपके बुक्स का होगा, तभी आप इस प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे ही यहां पे भी इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को किसी की जरूरत पड़ती है, और जिसकी जरूरत पड़ती है वो होते हैं एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट भी कहा जाता है। तो ये एंजाइम्स के सिवा ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आप 10th में आपके पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, आपके मेंटोर के सपोर्ट के बिना वो बेंचमार्क अचीव नहीं कर पाओगे, वो 90+ मार्क्स आप नहीं कर पाओगे, वैसे ही ये प्रोसेस भी विदाउट ये एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट आप नहीं अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए बॉडी में ये एंजाइम्स बनते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस है, अगर आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो आपको काफी नई चीजें यहां से पता चलती है जो आपको पता नहीं है। तो इसमें हेटेरोट्रॉप्स में एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल्स है एनिमल्स, मैंने बताया क्योंकि एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे, और दूसरा कुछ ऐसे दूसरे जिसे हम फंगी कहते हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड है जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, राइट। सो दैट इज अबाउट दी ऑटोट्रॉप्स, द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा हम इन डेप्थ में पढ़ते हैं। जो प्लांट्स हमने देखे, ग्रीन प्लांट्स, भाई हमें पता है कि भाई वो तो खुद का फूड बना रहे, बट कैसे बना रहे, क्या करते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे 10th लेवल में डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो का मतलब है लाइट, पहली बात यहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ेगी, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो जिसे हम फूड कहेंगे, जो एनर्जी सोर्स है, राइट, बट ये सिंथेसाइज किससे होता है, इसके लिए लगता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे मैंने कुछ हाइलाइटेड कंपोनेंट की जो यहां पे मैंने बताया वो क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस के ये
की एलिमेंट्स रहेंगे। तो जब जब आप पढ़ते हो ना फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन आप फ्रेम कर लोगे तो उसको आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने की एलिमेंट्स को याद कर लिया ना तो यू कैन इजीली फ्रेम द डेफिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस में की एलिमेंट्स क्या है? पहला कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाना है फूड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, राइट, क्लोरोफिल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट, जिसके नाम से फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया है। तो आप जब जब ये चीजें पढ़ते हो तो आपको इस चीजों को ऐसे ही अरेंज करना है। तो जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो इन 4 की एलिमेंट्स को अलग कर लो, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स, जो यहां पे फोटोसिंथेसिस का सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं मैं, ये न्यूट्रिएंट है क्योंकि इससे ही प्लांट को एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी का कंपोनेंट है, रिजर्व है। तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसको बिल्कुल आपको याद करना होगा कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, ऐड होते हैं, किस? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो क्या होता है हम पढ़ेंगे ये, इससे बन रहा है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है, ग्लूकोज, जो इससे बना है। एंड ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो अभी आपके मन में ये देखो, ये सारी चीजें इंटरलिंकिंग है। तो आप कुछ चीजें, ये प्लांट बना रहा है, तो इसीलिए आपको, आप जब प्लांट के पास जाते हो, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपको बहुत ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि प्लांट में से वाटर रिलीज होता है। देखिए, जो प्लांट वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है, राइट, उसमें से वाटर जो है वो रिलीज कर दे रहा है। प्लांट की यही खासियत है भाई, प्लांट को जितना जरूरी है उतना वो यूज कर लेता है और बाकी का जो है ना वो वापस नेचर को दे देता है। और एनिमल्स, और उसमें अगर ह्यूमन की बात करें, वो अलग अलग प्राणी है भाई। वो क्या करते हैं? जितना जरूरी है उससे ज्यादा नेचर से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, और जितना जरूरी नहीं भी है उसको हम डायरेक्टली जो है वेस्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं या उसको एक्सेसिवली कंज्यूम कर लेते हैं। और इसीलिए नेचर पे जो आप क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें होने का रीजन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बट प्लांट ऐसा नहीं करता है। देखिए यहां पे 12 मॉलिक्यूल वाटर के ले रहा है, जितने जरूरी है 6 मॉलिक्यूल बच रहे हैं वो वापस दे रहा है, बराबर वही चीज कर रहा है। और उसके साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है, जो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन में यूज होता है। तो अल्टीमेटली प्लांट जो है ये नेचर को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। तो ये रिएक्शन बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस की, ये हमें लर्न करनी होगी। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, जो बहुत स्पेसिफिकली में कुछ बच्चे आगे जाके नीट की एग्जाम देने वाले होंगे 11वीं 12वीं में, 12वीं के बाद और 11th 12th में जो नीट का प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए ये अप्रोच बहुत जरूरी है। तो क्या है? तो भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है प्लांट्स में, अभी प्लांट क्या करता है भाई? अगर उसे जितनी भूख है उतना यूज करेगा और एक्स्ट्रा रहेगा तो वो उसे स्टोर करके रखता है। इसे कहते हैं इंटरनल रिजर्व, इंटरनल स्टोरेज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है प्लांट स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। भाई जब हमें जरूरत होगी तब हम उसको यूज करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में वो उसको स्टोर करके रखता है। वही एनिमल्स में भी ये चीज होती है कि जब जब हमें भी एक्सेसिव फूड की जरूरत नहीं होती है तो हम उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में जो स्टोर होता है इंटरनल स्टोरेज, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये दोनों चीजें क्यों जरूरी है भाई? जब जब इमरजेंसी लगेगी, एनर्जी लगेगी, तो भाई हमें एनर्जी चाहिए ना, एक बफर स्टॉक हमारे पास चाहिए। इसीलिए एनर्जी को एक्स्ट्रा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स में एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल्स में। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस की, ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसके इवेंट्स क्या है, मतलब स्टेप्स क्या है? क्योंकि हर चीज जो है वो ग्रेजुअल वे से होनी चाहिए। जैसे आप फर्स्ट से 10th में आए, आप डायरेक्ट 10th में नहीं आए हैं, बराबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे आप 10th में आ रहे हो अभी, वैसे ही इसके भी एक प्रॉपर इवेंट्स है। ये प्रोसेस भी एक स्टेप वाइज मैनर में होती है। तो ये स्टेप वाइज मैनर में कैसी होती है? तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट। लाइट सबसे पहली जरूरत है और इस लाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है, क्योंकि विदाउट लाइट प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, आगे का ग्लूकोज नहीं बन सकता। आप प्लांट के पास वाटर मॉलिक्यूल है, चलो भाई है बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर अगर लाइट नहीं है तो वो कुछ काम के नहीं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लाइट का सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए लाइट बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अभी ये लाइट एनर्जी मिल गई, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो हमने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखा, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और ये जो केमिकल सब्सटेंस जो है ये बनने की प्रक्रिया दूसरी हो गई। पहले लाइट एब्सॉर्ब होनी चाहिए, एब्सॉर्ब होने के बाद उस लाइट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक करके, ब्रेकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल, प्लांट जो है ये क्या बनाता है? ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका टूटना भी जरूरी है। और हमें पता है वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है वाटर। तो ये इनको अलग अलग किया जाता है और फिर वापस जोड़ा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, जो हमने फॉर्मूला देखा ग्लूकोज का। तो ये रीअरेंजमेंट होने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। तो अभी यहां पे मैं आपको ये कुछ डायग्राम्स आपको नजर आ रही है जिसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये कौन सी डायग्राम है? तो जो एब्सॉर्प्शन वाला लाइट जो पहला पार्ट है उसमें क्लोरोफिल का रोल बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल क्या होता है, कैसे काम करता है? तो यहां पे आप इस डायग्राम में देखिए, यहां पे आपको ये जो ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देखो ये अंदर, राइट, ये ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे इस सेल में, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। ये कौन सा है? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये लीव का है। प्लांट का लीव जो होता है ना, लीव, उसको जब आप काटते हो, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो, तो अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो हम उसको ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो वहीं पे होती है। तो प्लांट का जो ये बाहरी हिस्सा जो है, जिसे हम कहते हैं लीफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये जो ग्रीन डॉट्स वाला एरिया जो है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस ग्रीन डॉट वाले एरिया को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। देख लीजिए आप, इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो ग्रीन डॉट वाला एरिया है, राइट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो इस पूरे डायग्राम में आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? आपका फोकस है यहां पे, राइट, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ग्रीन डॉट्स, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, ये जो इंग्रेडिएंट है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर यहां पे आप ये प्रोसेस को ठीक से पढ़ते हो, तो यहां पे जो मैंने पहली डायग्राम बताई, राइट, जिसमें आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, राइट, ये कौन सा पार्ट है भाई? फिर ये वाला जो पार्ट है, ये लिफ के बॉर्डर पे जो ओपनिंग है उसे कहा जाता है स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा जो यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे सेम ये डायग्राम में भी दिख रहा है, देखिए यहां पे, यस, यहां पे आता है स्टोमेटा, मतलब ये बॉर्डर का पार्ट, लीफ के बॉर्डर का पार्ट। ये स्टोमेटा क्या है भाई? यहां पे आपको कुछ सेल्स नजर आ रही है जिनका नाम है गार्ड सेल। अब इनको गार्ड सेल क्यों नाम दिया गया है? तो हम नॉर्मली ये नाम यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, राइट, सिक्योरिटी पर्पस में ये नाम यूज करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जो प्रोटेक्ट करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी नाम है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स जो है ना, ये बिल्कुल बॉर्डर पे होती है। और ये जिस ओपनिंग को, ये अंदर की जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है स्टोमेटा। ये ओपनिंग क्यों चाहिए भाई? तो वही चीज सबसे जरूरी है इस पूरे प्रोसेस में, जो हमने पढ़ा। इस पूरे प्रोसेस में जो गैसेस है, राइट, फोटोसिंथेसिस में जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अंदर एंट्री करना चाहिए। और ये एंट्री करने के लिए अंदर क्या जरूरी है? उसे ओपनिंग चाहिए। वो कहां से? जैसे हमें अगर घर में जाना है तो हमें डोर की जरूरत पड़ती है। विदाउट डोर यू कैन नॉट एंटर इनसाइड द हाउस। अगर घर के अंदर जाना है तो आपको डोर की जरूरत जैसे लगती है, वैसे ही इस गैस को अगर लीफ में एंटर करना है तो उसे स्टोमेटा की जरूरत पड़ती है, ओपनिंग की जरूरत पड़ती है। बट जैसे घर का दरवाजा अनवांटेड लोगों के लिए बंद हो जाता है, मतलब अगर हमें किसी को अंदर नहीं आने देना है तो हम बंद करते हैं, वैसे ही ये जो
गैसेस है, जब प्लांट को जरूरत नहीं है तो वो बंद भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो सेल्स है उन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स है, राइट, ये बिल्कुल दो चीजें होती है, इनको अगर गैस को अंदर नहीं आने देना है तो ये क्लोज हो जाता है, और जब इनको अंदर आने देना है तो ये ओपन हो जाता है। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। श्रिंकिंग ऑफ द गार्ड सेल, राइट, गार्ड सेल एक तो श्रिंक होगी, एंड सेकेंड द गार्ड सेल्स विल गेट एक्सपांडेड, वो एक्सपांड होगी या श्रिंक होगी। जब वो एक्सपांड होगी तब ये खुलेगा, बराबर, और जब वो श्रिंक होगी तब ये बंद होगा। तो ये जो स्टोमेटा है, क्लोजिंग, राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय दिस गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स इसको रेगुलेट करती है, इसका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेवेंस है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ठीक है, तो इसको क्लोज करने की क्या जरूरत है, कंटिन्यूअसली इसको अगर चलने देते तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते रहेगा इस स्टोमेटा में से। ये गार्ड सेल्स अगर कंप्लीटली ओपन रहेगी तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो ज्यादा उसका प्लांट को फायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी क्या हो जाता है, देखिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा है, मतलब वो बाहर एक्सक्रीट करना है। तो होता क्या है कि भाई अगर प्लांट को उसके वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, अगर ये कंटिन्यूअस ओपन रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड आते रहेगा, लेकिन जाने वाला वाटर भी एक्सेसिव जाते रहेगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा। तो प्लांट को वो चीज भी देखना है कि भाई अगर हमने इस टोमेटो को कंप्लीटली बंद रख दिया तो बनने वाला वाटर जो है वो बिल्कुल ज्यादा बाहर जो है निकल जाएगा, तो इट विल लीड्स टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। वाटर ज्यादा लॉस हो जाएगा, और वाटर अगर ज्यादा लॉस हो गया तो प्लांट को जो है अल्टीमेटली प्लांट को इस वाटर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर में लीड्स टू द डैमेज टू देयर टिश्यूज, जिसमें जाइलेम फ्लोएम जो हम आगे डिटेल पढ़ते हो आप बॉटनी में। तो ये इसको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या करता है, प्लांट इस टोमेटो को जब जरूरत नहीं होती है उसको बंद कर देता है। और ये रात के टाइम स्पेसिफिकली नाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट भी नहीं होता है, तो ये बंद कर देता है। तो ये जो स्टोमेटा है ये श्रिंक हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है। ये क्लोज हो गया और फिर वापस से सुबह होते ही ओपन हो गया। तो सुबह होती कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री शुरू हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी दिन के टाइम में, वापस से नाइट में ये बंद हो जाएगा, लाइक दिस। तो यही डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये वाला डायग्राम देखिए, ये ओपनिंग, एक जगह पे ये ओपनिंग आपको बंद होती हुई नजर आ रही है लाइक दिस, और दूसरे जगह पे ये ओपनिंग ओपन होते हुए नजर आ रही है। तो ये प्रोसेस ऐसे होती है लाइक दिस। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने का रीजन देखो, रीजनिंग में भी मैं गया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर has to prevent the excessive loss of water, the plant has to prevent excessive loss of the water, क्योंकि वाटर जो है ये ज्यादा लॉस ना हो, इसीलिए ये जो स्टोमेटा है काम खत्म होने के बाद बंद हो जाता है। तो ये सिंपल चीज है। इसके लिए आपका घर का लॉजिक भी यूज कर सकते हो। जैसे हम घर के डोर रात को बंद कर देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई बाहर से कोई आए ना आए, इससे इंपॉर्टेंट है कि भाई अंदर का भी कोई बाहर ना चला जाए, तो हमें बंद ही रखना पड़ता है। वैसे ही प्लांट का होता है कि भाई एक्सेसिव वाटर अंदर से बाहर ना चला जाए, इसीलिए स्टोमेटा काम होते ही बंद हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेज, जिसे मैं कहूंगा पहला जो पार्ट है एब्सॉर्प्शन का, राइट। ये बहुत बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अभी मैं आता हूं ये पार्ट पे। तो ये सेशन जो है ये ऑनलाइन जो है ग्लिम्पसेस में कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन मिशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन बैचेस भी जो है ये हमारी शुरू हो रही है, जहां पे ऑफलाइन सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो ऑफलाइन के लिए भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं हमारे इस चैनल पे, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चैनल पे आपको ये वीडियोस कंटिन्यूअसली दिखाई देंगे इन बिटवीन, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है ये पता चलेगी। और दूसरा, ऑफलाइन के लिए हमारी 3 मार्च से जो है ये बैच शुरू हो रही है। तो जो बच्चे ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है वो ऑफलाइन के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए वो हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू।